Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? I hope you all are fine. Today we're going to start another important lecture which is related to the chemical reactivity, and topic is that the relationship between the electropositive and ionization energy. When we're talking about the electropositive character, the metal that have tendency to lose the electron from their valence shells, outermost shells, कि metals के पास सलाहियत होगी कि वो अपने valence shells के अंदर से electrons को lose कर देंगे and get करेंगे electropositive charge को या ions को, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स कहलाते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को तो हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, मतलब कि हम चैप्टर नंबर 3 पे चले जाते हैं. तो हमने आयनाइजेशन एनर्जी की पढ़ी थी, द एबिलिटी कि हमारे पास है कि वो लूज करेगा मोस्ट लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम आइसोलेटेड ऑफ गैसियस एटम्स को, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है. तो अब इन दोनों का हमने रिलेशनशिप पढ़ना है कि बेसिकली ये दोनों इस आपस में किस तरह से रिलेट करती हैं. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स जो हैं वो डिपेंड्स करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पर, और ये एमसीक्यूज में भी आपके पास पॉइंट आ सकता है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज डिपेंड अपॉन दैट द ionization energy. अब electropositive characters क्या है? The metal that have tendency to lose the electron from their outermost shell, they are the electropositive characters. When we're talking about that, the ionization energy, तो most loosely bonded electrons जो हैं वो easily से remove हो जाए हमारे पास from the isolated gaseous atoms के, वो क्या कहलाएंगे? Ionization energy कहलाएंगे. लेकिन अगर ऐसा हो कि अगर lower the ionization energy, अगर हमारे पास ionization energy lower होगी तो greater the हमारे पास क्या होगा? Electropositive character of metals होगा. Ionization energy of an atom depend upon its size. अब ionization energy जो है वो डिपेंड करती है on its size. अब जब हम साइज की बात करते हैं तो जैसे जैसे हम मूव करते हैं पीरियड्स के अंदर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो हमारे पास साइज ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज कर रहा है. एलिमेंट टू एलिमेंट वी कैन आल्सो से दैट एटम टू एटम जो है वो एटॉमिक साइज जो है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. एंड द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम, अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है. ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज को हम सिंपली डिफाइन करेंगे द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, जो चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के पास होगा ऑफ एन एटम्स कंट्रोल बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. अब हमारे पास जो है हम सिंपली बोलेंगे द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, जो चार्ज न्यूक्लियस के पास होगा और उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑफ एटम्स के न्यूक्लियस के पास होगा और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? अब हम सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं. अगर सोडियम है तो सोडियम हैज अ 11 प्रोटॉन एंड 11 न्यूट्रॉन्स, बट समहाउ कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, एंड सोडियम इज ऑल्सो दैट, उनमें से एक है. ठीक है, तो हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज होगा दैट इज रिलेटेड टू द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम्स डिपेंड अपॉन इट्स साइज. आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है, हमने ऊपर ये पढ़ा है कि जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन दैट द ionization energy. अब ionization energy is depend upon the size and nuclear charge. Larger the size, अगर हमारे पास एटम का साइज जो है वो लार्जर है विद द हायर न्यूक्लियर चार्ज हैव अ लो आयनाइजेशन एनर्जी. जाहिर सी बात है जब साइज जो हमारे पास बड़ा होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा होगा, लेकिन पावर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. और आयनाइजेशन एनर्जी हमने क्या पढ़ा है कि मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को हमने बाहर निकालना है. तो जब हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर होगा, साइज ऑफ एटम भी बड़ा होगा और न्यूक्लियर चार्ज भी हमारे पास ज्यादा होगा, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द outermost shell, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. एटम हैविंग द लोअर आयनाइजेशन एनर्जी आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेकिन अगर एटम्स के पास जो है वो लोअर आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे. दैट द रीजन अल्कली मेटल हैव द लार्जेस्ट साइज. अल्कली मेटल्स के जो है वो लार्जेस्ट साइज होते हैं, लोअर एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स, और उनकी लोअर एनर्जीज होती हैं, साइज जो है वो उनके क्या होते हैं? बड़े होते हैं. अगर हम बात करते हैं अल्कली मेटल्स की तो वी हैव अ सोडियम, वी हैव अ मैग्नीशियम, we have a potassium, we have a rubidium, cesium, francium, ये ग्रुप पूरा अल्कली मेटल्स का है. तो जैसे जैसे इनके एटॉमिक साइज बढ़ते चले जाते हैं, लार्जर साइज हो जाते हैं, तो इनकी एनर्जी जो है वो क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ जाते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज कम होता चला जाता है. वी कैन से दैट कि हम क्या कह सकते हैं कि बी अल्कली मेटल्स हैव द लार्जेस्ट साइज एंड लोएस्ट एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स. नाउ वी टॉकिंग अबाउट दो कंपैरिजंस हमने
हमने किए हैं, एक अल्कली मेटल्स के साथ किया है और एक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ किया है। जब हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम हो गया, रुबीडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, फ्रेंशियम हो गया, सीजियम हो गया, दैट इज ऑल रिलेटेड टू द ग्रुप 1 एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड द अल्कली फैमिली। जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम जो है वो रिलेट करता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ। तो सिंपली हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कि अगर हमारे पास ग्रुप 1 है तो वो मेटल्स रिलेट करेंगी अल्कली मेटल्स के साथ, अगर हमारे पास ग्रुप 2 है दैट इज रिलेटेड टू द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसमें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हमारे पास मैग्नीशियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, इसमें हमारे पास सोडियम, रुबीडियम, पोटाशियम, फ्रेंशियम, सीजियम, ये तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब वो कहते हैं ये हमारे पास ये है सोडियम है विद 11 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसका हमने एक पूरा शेल तो नहीं कह सकते, वी कैन से दैट हमने पूरे एक एटम ऑफ सोडियम बनाया है विद 11 प्रोटॉन्स एंड हमारे पास हैं यहाँ पे पहले शेल्स के अंदर। अब एनर्जी लेवल्स भी होते हैं, हम शेल्स भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं, ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले वी हैव अ K एंड देन L एंड देन M। तो ये नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस है, तो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर 8 हैं, फिर 1 है। ठीक है, अब इसमें हमने ये देखना है कि मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इजिली से रिमूव कौन से वाला है। तो हम ये वाला सबसे पहले जो है वो मोस्ट लूजली है, अकेला है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा और 10 के साथ स्टेबल हो जाएगा। नाउ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नियरेस्ट टू द नोबल गैस नियॉन के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अपने आप को बैलेंस और स्टेबलाइज कर लेगा। और हमें ये बात पता है बहुत अच्छे तरीके से कि एटम्स रिएक्ट ही इसलिए करते हैं कि वो स्टेबिलिटी करें, और स्टेबिलिटी करने के लिए या तो वो लूजिंग करते हैं, या तो गेनिंग करते हैं, या तो वो शेडिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, लूज किया है। सो अब इसकी हमने आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बतानी है। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो 3s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द सोडियम फॉर द आउटर मोस्ट शेल, नॉट द कंप्लीट। अगर हम कंप्लीट की बात करेंगे तो वो 11 इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगी, लेकिन अगर हम आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम जो है वो लास्ट शेल की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है 3s1 एंड 3s1 दैट इज रिलेटेड टू द सब शेल्स SPDF। ठीक है, जो कि आपने थर्ड चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़े थे। एंड हैविंग द एटॉमिक साइज, अब अगर हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो 186 जो है वो हमारे पास जो है वो क्या है, पिकोमीटर है। एंड उसके बाद हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, 496 किलोजूल पर मोल। इफ यू रिमेंबर दैट हमने जब थर्ड चैप्टर पढ़ा था तो हमने जब आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था कि जो हमारे पास मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिमूव करेंगे फ्रॉम द आइसोलेटेड गैस ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम्स के अंदर से। तो वो क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो कितनी एनर्जी वो है हमारे पास आएगी, दैट इज 496 किलोजूल जो है एनर्जी जो है वो हमारे पास होगी आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, एक तो ये वाला कि अल्कली मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है, दैट आर द 1, ये भी एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक साइज कितना होता है, 186, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, 496 किलोजूल पर मोल, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मतलब ये इसमें से आपका कोई ना कोई एमसीक्यू कैरी हो सकता है। नाउ अनदर पॉइंट, उसके जो बरक्स जो है वो हमारे पास क्या पॉइंट आ रहा है, दैट आर द मैग्नीशियम दैट इज रिलेटेड टू द अल्कलाइन अर्थ फैमिली से है, अर्थ फैमिली से आ गया है मेटल हमारे पास। तो इसमें हमारे पास मैग्नीशियम भी है, इसमें हमारे पास कैल्शियम भी है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नीशियम की। तो जरा एटम्स को देखते हैं। तो वी हैव अ एटम ऑफ मैग्नीशियम विच इज 2, 8 एंड 2। अब 2, 8 एंड 2 हमारे पास क्या हो गया, 10 हो गया, और लास्ट वाले शेल में हमारे पास 2 है। तो ये स्टेबिलिटी है तो 12, लेकिन स्टेबिलिटी फैक्टर्स यहाँ पे भी नहीं है। और हमने पढ़ा हुआ है कि ऑक्टेन एंड डुप्लेट रूल, दैट आर द स्टेबलाइज फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं। तो अब या तो ये 2 और हमारे पास स्टेबलाइज हैं। ठीक है, तो स्टेबलाइज करने के लिए अब ये क्या करेगा, ये पहले अपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। ठीक है, पहले एक इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो क्या करेगा, लूज करेगा, दोनों एट ए टाइम एक साथ नहीं निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात लिखी भी हुई है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मैग्नीशियम इज हायर। हमारे पास जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम है वो तो हायर है, लेकिन जब हमें दोबारा से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना होगा तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई, मतलब वो पहले से डबल होगी। ठीक है, एंड इट इज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मैग्नीशियम आयन। हमें मैग्नीशियम आयन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। क्यों होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेगा रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली। जब हम एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज होगा दैट इज कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, वो इसको क्या करेगा, स्ट्रांगली हेल्ड कर लेगा। ठीक है, फिर हमारे लिए ज्यादा हमें, अगर वो तो लूजली होगा तो वो इजिली निकल जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा पावरफुल होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो हमें उसको थोड़ा सा निकालने में जो है वो ज्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसकी आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो वी हैव अ 3s2। ठीक है,
3s2 मीन दैट कि वैलेंस शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपसे पूछी जा रही है। तो वैलेंस शेल्स की सिर्फ लास्ट वाले शेल्स की मेंशन यहाँ पे मैंने की है। इफ वी टॉकिंग अबाउट दैट द साइज, तो 160 पिकोमीटर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी वो कितनी होगी, 1450 जो है वो किलो जॉल पर मोल जो है उसकी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, बिकॉज पहले फर्स्ट है और उसके बाद दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये टॉपिक आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। ये यहाँ पर आपके बहुत सारे एमसीक्यूज पॉइंट जो है वो कैरी होते हैं। न्यूक्लियर चार्ज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसकी अलग से अपनी बुक पे डेफिनेशन राइट कर लीजिएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।